Good evening everyone. This is अभिषेक चंदोला and you are watching my channel चंदोला क्लासेस। आज हम लोग एक वीडियो में ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज के जितने भी प्रोसेस हैं, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ओके, उसने आना ही आना है। तो आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास में मैनेजमेंट में और जितने भी आपके पास प्रोसेसेस हैं, जैसे प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, कंट्रोलिंग का, उन सारे प्रोसेस को एक साथ देखेंगे ताकि आपके लिए परसों होने वाले जो एग्जाम है उसका फटाफट एक बार रिवीजन हो जाए। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लानिंग में, है ना। आप लोगों ने पढ़ा जरूर है, बट एक बार फटाफट से इसका रिवीजन ले लेते हैं। क्या है प्लानिंग में? सबसे पहला प्रोसेस में स्टार्ट कहां से होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। यानी आप प्लान तब बनाओगे, सबसे पहले आपका काम क्या होगा? आपको एक एम सेट करना है, आपको एक गोल सेट करना है ना। यहाँ पे क्या करते हैं आप? गोल को सेट करते हैं कि अचीव क्या करना है, प्लान बनाना किसके लिए। उसके बाद है डेवलपिंग प्रीमिसेस, ठीक है ना। डेवलपिंग प्रीमिसेस में क्या होता है कि आप एजम्पशन सेट करते हो, कुछ एजम्पशन सेट करते हो, आप कंडीशंस देखते हो, जो कंटिजेंट कंडीशंस होती हैं, प्रिवेलिंग कंडीशंस होती हैं, उन सब चीजों को देखते हो, उन सब चीजों को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। दैट इज द डेवलपिंग प्रीमिसेस, ओके, प्रीमिसेस। उसके बाद तीसरा आ जाएगा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। आप क्या करते हो? किसी भी प्लान को अचीव करने के अलग अलग तरीके होते हैं। प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है। आप सारे प्लान को, जितने भी ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं, उन सबका क्या करते हो? उन सबको आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन से तरीके हैं जहां से इस गोल को क्या किया जा सकता है? अचीव किया जा सकता है। चौथा है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यानी ये जो अल्टरनेटिव गोल्स हैं, अल्टरनेटिव प्लान्स हैं आपके पास, आप इनका क्या करते हो? इवेल्युएशन करते हो कि कौन सा सही है। भाई ए बी सी में ए के क्या प्रोज हैं, क्या कौन से, ठीक है ना। आप हर प्लान के प्रोज एंड कॉन्स को चेक करते हो, उन सब का इवैल्यूएशन करते हो सही तरीके से। अब इवैल्यूएशन करने के बाद आप ये सेलेक्ट करते हो कि ये ए बी सी में जो बी प्लान था वो सबसे सूटेबल था, है ना। बी सबसे सही है, एफिशिएंट भी है, इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है, जिसमें एडवांटेजेस ज्यादा हैं, जिसमें रिस्क थोड़ा कम है। वो सारी चीजें करने के बाद आपने एक प्लान को, जो हमने कहा प्लान बी ये ज्यादा इफेक्टिव है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब उस प्लान का क्या होता है? इंप्लीमेंटेशन होता है, यानी उस प्लान को क्या कर दिया जाता है? इंप्लीमेंट किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज फॉलो अप एक्शन। ओके, तो ये था हमारे पास किसका? प्लानिंग का। ये आपने याद रखना है। प्लानिंग में सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, identifying alternative course of action, evaluating alternative course of action, selecting an alternative, implementing the plan and follow up action। क्लियर हो गया? ये हमारे पास प्लानिंग का था। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम क्या करते हैं? काम को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करना और उसको क्या करना? डिवीजन करना। क्या करना उसमें? डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना। ये पहला प्रोसेस होता है। फॉलोड बाय क्या? उसके बाद क्या होगा? डिपार्टमेंटलाइजेशन। आप क्या करते हो? डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हो, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट आपने बना दिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, है ना। ताकि क्या हो? फिर स्पेशलाइजेशंस मिले ना आपको। हर डिपार्टमेंट को जो उनका स्पेसिफिक काम है, फिर उनको वो असाइन कर दिया जाता है, जो कि तीसरा प्रोसेस हमारे पास क्या? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आप डिपार्टमेंटलाइजेशन किया, फिर आपने हर डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा, उनको क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम रहेगा कि आपको मार्केट से क्या करना है? एक तरीके से डिमांड क्रिएट करवानी है प्रोडक्ट की। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम रहेगा कि आपने जो डिमांड आएगी उसको फुलफिल करने के लिए उतना प्रोडक्शन करना है ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम रहेगा कि वो प्रोडक्शन से मार्केटिंग तक जो भी प्रोसेस होगा, कहीं पे भी पैसों की कुछ कमी होती है, पैसों का जितना भी अरेंजमेंट चाहिए वो आपको फुलफिल करना है। ये सारे एचआर मैनेजर का काम रहेगा कि कहीं पे भी अगर वर्कफोर्स कम पड़ रही है, कहीं पे भी ह्यूमन रिसोर्स की कमी हो रही है, तो उसको पूरा करना। कहीं पे ज्यादा है उनको कम करना, और उन सारे ह्यूमन रिसोर्स को पूरी तरीके से मैनेज करना। वो सारा काम किसका होता है? एचआर मैनेजर। तो आपने क्या कर दिया? असाइनमेंट कर दिया ड्यूटीज का। और उसके बाद एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यही तो मेन काम होता है ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि कौन जाके किसको रिपोर्ट करेगा। ये स्ट्रक्चर आपको उस बारे में काफी चीज बता रहा होगा कि भाई ये जो है, ये बंदा किसको रिपोर्ट करेगा? इसको। ये किसको रिपोर्ट करेगा? इसको। दिस इज द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि वो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं कि भाई कौन जाके, हु विल रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको जाके रिपोर्ट करेगा। वो हमारा लास्ट प्रोसेस होता है किसका? ऑर्गेनाइजिंग का। क्लियर है? बहुत छोटा सा प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का। स्टार्टिंग विद आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फॉलोड बाय डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस हुआ। बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा। उसके बाद आप आओगे स्टाफिंग में।
स्टाफिंग में आपके पास सबसे पहले स्टाफिंग का प्रोसेस है। यहां पे दो प्रोसेस होते हैं, एक स्टाफिंग का प्रोसेस होता है और एक सिलेक्शन का प्रोसेस है, दोनों इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग के प्रोसेस में सबसे पहले क्या करोगे भाई, आपको लोग लेके आने हैं ना। स्टाफिंग में क्या होता है, स्टाफिंग क्या कहता है, स्टाफिंग कहता है कि आपको जो कैपेबल लोग हैं उनको आपने क्या करना है, उनको लेके आना है ऑर्गेनाइजिंग में, है ना। जो बेस्ट पॉसिबल, जो बेस्ट आदमी होगा किस पोजीशन के लिए, जो बेस्ट सूटेबल पर्सन होगा, आपको उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है। तो उससे पहले आप ये भी तो देखोगे कि आपको कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, आपको कितने लोगों को लेके आना है। जब आपको ये पता होगा कि मेरे को 50 लोग लेके आने, 100 लोग लेके आने, तभी तो आप काम भी कर पाओगे। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, यहां पे आप एस्टिमेट करते हो कि कितने लोग आपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आने हैं। एक बार आपने एस्टिमेट कर दिए, दूसरी चीज होगी क्या, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट हमने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी रिक्रूटमेंट पे। रिक्रूटमेंट क्या है कि आप फिर जो लोग कैपेबल है उनको आप इन्फ्लुएंस करते हो, उनको आप मोटिवेट करते हो कि आओ और आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए क्या करो, अप्लाई करो। उसके बाद तीसरी चीज होती है सिलेक्शन, जिसके प्रोसेस के बारे में अभी हम लोग बात भी करेंगे कि फिर क्या होता है, एक पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप जो लोग, जिन लोगों ने अप्लाई किया होता है ऑर्गेनाइजेशन में, आप उनमें से क्या करते हो, जो बेस्ट सूटेबल पर्सन होता है उसको आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। उसका एक प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग अभी बात भी करेंगे। उसके बाद आगे है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। आप उनका क्या करते हो, प्लेसमेंट करते हो, जो जिस पोजीशन पे है उनका प्लेसमेंट किया, और फिर उनका ओरिएंटेशन होता है। अब उनको बताते हो कि किस तरीके का काम आपको ऑर्गेनाइजेशन में करना होगा, वो सारी चीजें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है ना। जो भी आपने जो भी सिलेक्टेड लोग होते हैं उनको उस तरीके की ट्रेनिंग, है ना, चाहे इंडक्शन हो चाहे वेस्टिबुल हो, आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी आप ये चेक करते हो कि भैया इनके परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन करते हो ये चेक करने के लिए कि क्या इनके परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट है, ये इंप्रूव भी हो रहा है कि नहीं। उसके बाद है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, उन एम्प्लॉइज का प्रमोशन और उनकी क्या होती है, कैरियर प्लानिंग। एंड द लास्ट वन इज द कंपनसेशन। कंपनसेशन यानी जो भी रेम्यूनरेशन वगैरह आप उनको प्रोवाइड कराएंगे, दैट इज द कंपनसेशन। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्या, स्टाफिंग। ये स्टाफिंग का हमारे पास प्रोसेस है। इसके बाद आगे हमारे पास इसी चैप्टर में दूसरा प्रोसेस है, जो किसका प्रोसेस है, सिलेक्शन का। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, आप स्क्रीनिंग करते हो, ठीक है ना। इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, ठीक। स्क्रीनिंग करने के बाद आपने, भाई आपके पास कितने लोग आए, आपने कहा कि हमारे पास 10,000 लोग थे, 10,000 लोगों की एप्लीकेशन थी। इतने लोगों ने क्या किए थे, ये एप्लीकेंट है, इतने लोगों ने आपकी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। तो आपने स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग करने के बाद आपने 2,000 लोग तो कहे कि भैया ये तो है ही नहीं, इनकी क्वालिफिकेशन ही मैच नहीं कर रही, आपकी जो भी जॉब पोजीशन थी उससे ये मैच ही नहीं करता। उसके बाद क्या हुआ, फिर अब आगे जो 8,000 लोग होंगे वो आगे बढ़ेंगे, 2,000 यहीं पे एलिमिनेट हो गए। 8,000 लोगों का फिर सिलेक्शन टेस्ट किया आपने। 8,000 लोगों का क्या हुआ, सिलेक्शन टेस्ट, जिसमें इनकी इंटेलिजेंस को देखा आपने, है ना, इनका आईक्यू चेक किया, है ना, इनका ट्रेड चेक किया कि भाई कितना ज्यादा ये अपने सब्जेक्ट का उनको कितना नॉलेज है, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह उन सब चीजों का कितना नॉलेज है, वो सारी चीज यहाँ पे उनको क्या किया, सिलेक्शन टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद आपने कहा यहाँ पे भी 1,000 लोग कम हो गए और 7,000 लोग जो है आगे बढ़े। उन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हुआ, फिर इन लोगों का क्या किया गया, इंटरव्यू किया गया। इंटरव्यू में प्रॉपर इंटरव्यू इनका लिया गया। इंटरव्यू में भी आपके पास हमने कहा 2,000 लोग जो है वो यहाँ पे भी कम हो गए। और उसके बाद 5,000 लोग आगे गए जिनका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक हुआ कि कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं था, कहीं किसी तरीके का ऐसा तो नहीं कि इनका कोई बैकग्राउंड बड़ा बेकार रहा हो, कहीं पिछले जिस जहां ये पहले काम करते थे वहां से इनको निकाला गया हो, वहां किसी एलिगेशंस कुछ लगे हो इन पे, ऐसा कुछ तो नहीं है। वो चेक करने पे आपने देखा कि 500 लोग जो थे ऐसे एलिगेशन वाले थे, ऐसे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड से या वो सारी थे। उसके बाद आगे गए कितने, 4,500। अब इन पे सिलेक्शन डिसीजन होगा, ठीक है ना, कि कितने लोग यहां से सेलेक्ट होंगे और कितने सेलेक्ट नहीं होंगे। तो आपने कहा यहां से भी आपने 2,000 लोगों को कम बाहर एलिमिनेट कर दिया। आपने कहा 2,500 लोगों को सेलेक्ट किया, जिनका फिर क्या हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद यहाँ पे भी कुछ 500 लोग जो है वो बाहर हुए और 2,000 लोगों को आपने फाइनली क्या किया, जॉब ऑफर किया। उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो दिस इज द होल सिलेक्शन प्रोसेस, जहां पे आप ये प्रोसेस पूरा ये बताता है कि आप किस तरीके से लोगों को सेलेक्ट करते हो। क्लियर हो गया यहां तक, आई थिंक मुझे लगता है सब। और ये स्टाफिंग के भीतर ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो ये सिलेक्शन का प्रोसीजर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे आते हैं कंट्रोलिंग का, बहुत छोटा सा, बट इस चैप्टर में क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें नहीं है तो इसके आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना। बेसिकली ये तो कहां हो जाता है, ये प्लानिंग में ही हो जाता है।
ये तो प्लानिंग में ही हो जाता है कि आप क्या कर लेते हो, स्टैंडर्ड को सेट कर लेते हो। स्टैंडर्ड सेट किया, आपने कहा इतना तो मुझे करना है, उसके बाद अब आप क्या करते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। ये होता है कंट्रोलिंग में, है ना। तो यही तो रिलेशन भी है किसके बीच में, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं होगा तो कंट्रोलिंग यूजलेस है ना। आप यहां पे स्टैंडर्ड सेट करते हो कहां पे, प्लानिंग के अंदर, और उसके बाद कंट्रोलिंग के अंदर क्या करते हो, सबसे पहले मेजरमेंट करते हो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। हमने कहा था कि इतने दिन में हम इतना काम पूरा कर लेंगे, और फिर हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, क्या हम उतना काम को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आपने क्या किया, परफॉर्मेंस को मेजर किया। मेजर करने के बाद आपने क्या किया, कंपैरिजन किया उसमें, कि आपने बोला था कि फरवरी एंड तक, ठीक है, फरवरी एंड तक हम लोग 5000 शर्ट्स का प्रोडक्शन कर देंगे। चलिए ठीक है, ये हमने एक स्टैंडर्ड बनाया था, और हम लोग देख रहे हैं कि फरवरी स्टार्टिंग में, लगभग फरवरी की स्टार्टिंग में हम लोगों ने 2000 ही कर पाए। अब जब साल भर में 2000 हुए, एक महीने में 3000 तो होंगे नहीं, तो ऑब्वियसली हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। कंपैरिजन किया, हम कंपैरिजन करने में हम लोगों ने देखा कि वो जो टारगेट हम लोगों ने सेट किया था वो तो अचीव नहीं हो रहा है। अचीव नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, वो एनालाइज करना है। एनालाइज करना है किस चीज को, डेविएशन को, गैप क्यों आ रहा है, क्यों ये 2000 5000 का गैप हो रहा है। तो डेविएशन को आपने एनालाइज किया, ये देखा किस वजह से, फिर हमें ये पता लगा कि हमारे पास मैन पावर पूरा नहीं था, ठीक है ना। मैन पावर जो था वो सफिशिएंट नहीं था, इनसफिशिएंट मैन पावर था हमारे पास रॉ मटेरियल पूरी नहीं थी, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पूरी नहीं थी। हमने रीजंस देखे ना कि किस रीजन की वजह से ये डेविएशन, ये गैप जो आया है किसकी वजह से आया। हमने देखा कि मैन पावर नहीं था। तो अब क्या करो, उसको पूरा करो, टेक करेक्टिव एक्शन। ठीक है, मैन पावर पूरा नहीं था तो मैन पावर को लेके आओ। एचआर डिपार्टमेंट को बोला गया कि भैया तुरंत सिलेक्शन करो इतने लोगों का, है ना। रॉ मटेरियल पूरा नहीं था, फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोला गया कि रॉ मटेरियल के लिए पैसों का इंतजाम करो और इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराओ। तो वो सारा चीज जो है वो फिर आपने करेक्टिव एक्शंस लिए, या फिर वहां पे ये भी आपने देखा कि जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था क्या एक्चुअल में वो सही था भी, क्या ये इतना था कि वो अचीव हो सकता है, अचीवेबल था भी, वो स्टैंडर्ड बनाया था कि नहीं बनाया था, वो भी सारी चीजें हम लोग वहां पे मेजर कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास किस चीज का प्रोसेस, कंट्रोलिंग का। मैनेजमेंट के प्रोसेस यहाँ पे खत्म हुए। इसके अलावा एक प्रोसेस और है जो यहाँ पे आपके पास बिजनेस स्टडीज में है, वो है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, ये कहां से स्टार्ट होता है, आपने ट्रेडिंग का सबसे पहले सेलेक्टिंग अ ब्रोकर आपने सेलेक्ट करना है, जिसके बाद क्या किया जाता है, डीमैट अकाउंट खोलते हैं, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, आप ऑर्डर प्लेस करोगे। क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप किससे कनेक्ट हो जाते हो, स्टॉक एक्सचेंज से, कनेक्टिंग टू स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद आपके ऑर्डर को क्या कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। स्टॉक मार्केट आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है, जो भी आपने स्टॉक को परचेस किया उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको इश्यू कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू किया जाता है। उसके बाद डिलीवरी की जाती है किस चीज की, भाई सिक्योरिटीज की, वो जो है वो आपको क्या कर दी जाती है, डिलीवरी की जाती है। और इनका सेटलमेंट होने में T+2 डेज लगते हैं, यानी T यानी टुडे प्लस 2 वर्किंग डे, और यानी टोटल मिला के आज को मिला के 3 दिन लगते हैं, 3 वर्किंग डेज में वो सेटल हो जाता है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ कैश सिक्योरिटी, पे आउट डेज होते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में क्या की जाती है, जो वो डिलीवरी है किस चीज की, सिक्योरिटीज की, वो आपकी डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है ना। तो ये हमारे पास क्या था, ये ट्रेडिंग का प्रोसीजर है। पॉसिबिलिटीज कम है आने की, बट जब हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे थे तो प्रोसेस में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी हमारे पास एक प्रोसेस था, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। तो ये पूरा आपके पास क्या था, इसको मैंने एक नॉर्मल वे पे ही देखा, क्योंकि ये नॉर्मल वे पे ही यहां पे एक तरीके से होगा। अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो ये प्रोसेस बहुत अलग हो चुका है अब, है ना। ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे ये प्रोसेस इस तरीके से तो फॉलो नहीं होता है ना। ये प्रोसेस अलग है, बट चलिए अभी हम लोग क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में ये प्रोसेस इसी तरीके से चल रहा है, तो हम लोगों ने इसी तरीके से उसको यहाँ पे पढ़ा भी। तो ये सारे प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने बात किया था, चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, और चाहे ये डीमैट अकाउंट से रिलेटेड मतलब स्टॉक प्रोसीजर जो है हमारे पास, वो सारी चीजें हो। तो ये थे हमारे बिजनेस स्टडीज के सारे प्रोसेस। होपफुली ये आपको मदद करेंगे कल के एग्जाम में, है ना। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। इसके बाद हम लोग जैसे बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट होता है एग्जाम, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो होपफुली आपके ये वीडियो आपकी पूरी हेल्प करेगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।